हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं नथिंग इम्पॉसिबल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जिस किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी बहुत ही अच्छी खासी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी वाले यूनिट से महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज के पार्ट 2 को जो है कवर करने वाले हैं। ये हमारा पार्ट 2 होगा। इससे पहले हम लोगों ने जो है पार्ट 1 को अपलोड किया था, उसमें हमने 69 क्वेश्चन को कवर करने का प्रयास किया था और ये सभी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो पहले पार्ट में हमने जो है बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी कराए जो प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। अगर आपने वीडियो को देखा होगा तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे वीडियो में जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और कुछ नए क्वेश्चन भी थे। यानी क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाएगा आपसे इस यूनिट में, उस तरह के हर प्रश्न को जो है वीडियो में कराया जा रहा है ताकि आपको बहुत ही आसानी हो एग्जाम में। अगर कोई भी क्वेश्चन वीडियो में जितने भी प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं, अगर उनमें से पूछा जाएगा तो आप आसानी के साथ उनको सॉल्व आउट कर लेंगे। तो जैसे हमने पार्ट 1 को कंप्लीट किया था उसी प्रकार से हम पार्ट 2 को जो है कवर करने का प्रयास करेंगे। मैं क्वेश्चन को डिस्क्राइब करूंगा, उसके साथ साथ उसका आंसर बताते हुए चलूंगा। अगर आप चाहो तो इसको प्रैक्टिस सेट की तरह भी अटेम्प्ट कर सकते हो। लगे कि वीडियो फास्ट है दोस्तों तो वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें, फिर उसके बाद जो है अपना आंसर देने का भी प्रयास कर सकते हैं। तो आप जैसे मन करे, इसको मन करे तो आप एमसीक्यू यानी प्रैक्टिस सेट की तरह भी जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप वन लाइनर की तरह भी इसको देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से हम्बली रिक्वेस्ट है, अगर आप नए व्यूवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है उसको आप प्रेस कर सकते हैं न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। और एक और हम्बली रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो कहीं से भी आपको अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और दूसरे दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि पार्ट 1 में हमने 69 क्वेश्चन को कवर किया था, यानी 69 तक हमने जो है क्वेश्चन को कवर कर लिया था। अब हम 70 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सामान्यतः इस प्रकार के कंप्यूटरों का प्रयोग बैंकिंग, एयरलाइंस और रेलवे आदि में उनके अनुप्रयोग में किया जाता है। वे एक साथ जो है 1000 से अधिक वर्क स्टेशन को समायोजित कर सकते हैं और बहुत ही उच्च गति से डेटा का प्रसंस्करण और समवर्ती कार्यक्रमों का समर्थन कर सकते हैं। तो ऐसा कौन सा कंप्यूटर है इन चारों विकल्पों में से कि जो इन कामों को अच्छे तरीके से कर सकता है? आपको बस ये बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जो बैंकिंग, एयरलाइंस और रेलवे आदि में उनके प्रयोग में किया जाता है। मतलब उनके लिए कौन से कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है जो कि एक साथ 1000 से अधिक वर्क स्टेशन को समायोजित कर सकते हैं और बहुत ही उच्च गति के साथ डेटा का प्रसंस्करण और समवर्ती कार्यक्रमों का समर्थन कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। मेन फ्रेम कंप्यूटर के द्वारा जो है ये सभी कार्य किए जाते हैं। आपको याद रखना है, अगर पूछा जाए आपसे कि किस प्रकार के कंप्यूटर के द्वारा जो है बैंकिंग, एयरलाइंस और रेलवे आदि में उनके अनुप्रयोग को जो है मतलब प्रयोग किया जाता है उन कंप्यूटरों को जो कि एक साथ जो है 1000 से अधिक वर्क स्टेशन यानी काम करने वाले जो स्टेशन होते हैं 1000 से अधिक वर्क स्टेशन को समायोजित कर सकते हैं और उसके साथ ही साथ जो है वो उच्च गति के साथ डेटा का प्रसंस्करण कर सकते हैं। तो वो किस प्रकार के कंप्यूटर होते हैं? तो वो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। आपको याद रखना है, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप ऐसे ही डायरेक्ट आंसर इसका करिएगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 71 है। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा डायनेमिक रैम के लिए सही है। यहाँ पर डायनेमिक रैम के लिए आपको सही आंसर बताना है इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त में से दोनों। तो ऑप्शन ए कह दिया गया कि डायनेमिक का अर्थ क्या होता है? गतिशील। डायनेमिक का अर्थ क्या होता है? गतिशील। और बी जो हमारा ऑप्शन राइट था ये जो है कि इस रैम पर यदि 10 आंकड़े संचित कर दिए जाएं और फिर उनमें से बीच के 2 आंकड़े मिटा दिए जाएं तो उसके बाद वाले बचे सभी आंकड़े बीच के रिक्त स्थान में स्वतः चले जाते हैं और बीच के रिक्त स्थान का उपयोग हो जाता है। तो ये दोनों जो है आपका डायनेमिक रैम के लिए जो है राइट हो जाएंगे ये दोनों स्टेटमेंट। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा वो है आपका क्वेश्चन नंबर 72। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है। तो इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर या पावरफुल कंप्यूटर कौन सा है।
तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। सुपर कंप्यूटर को जो है सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कहा जाता है। जैसे कि आपको पता है कि भारत में जो सुपर कंप्यूटर उसका नाम परम है, तो वो सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर अभी हमारे भारत के पास है। तो आपको याद रखना है कि सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सोर्स प्रोग्राम किस भाषा में लिखा जाता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो सोर्स प्रोग्राम होता है वो किस लैंग्वेज में लिखा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, हाई लैंग्वेज में जो है इसको लिखा जाता है। सोर्स प्रोग्राम जो होता है उसको हाई लैंग्वेज में लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। इसमें पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर प्रोग्राम का ऐसा समूह है जो सॉफ्टवेयर का प्रबंधन करता है, उसे क्या कहते हैं? इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको कहा जाता है। क्वेश्चन में यही पूछा गया कि कंप्यूटर प्रोग्राम का एक ऐसा समूह है जो सॉफ्टवेयर का प्रबंधन करता है। तो जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जिसके द्वारा जो है आपका कंप्यूटर जो है ऑपरेट होता है, यानी कंप्यूटर को चलाया जाता है। बेसिक उसमें निर्देश होते हैं जिसके द्वारा जो है आपका कंप्यूटर ऑपरेट हो पाता है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर नहीं चल सकता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी कंपनी की हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा होगा वो है आपका क्वेश्चन नंबर 75। इसमें पूछा है कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी प्रोग्राम की असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित कर देता है उसको क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, असेंबलर उसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी प्रोग्राम की असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित कर देता है तो उसे क्या कहते हैं? असेंबलर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन नंबर आएगा क्वेश्चन नंबर 76। इसमें पूछा जा रहा है कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो एक उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में एक ही बार में परिवर्तित कर देता है तो उसको क्या कहा जाता है। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, उसको कंपाइलर कहा जाता है। याद रखिए कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो एक उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में एक ही बार में परिवर्तित कर देता है उसको कंपाइलर कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट चीन में सर्च इंजन के रूप में सबसे अधिक प्रचलित है। तो चीन में एक जो है सर्च इंजन की वेबसाइट है और वो सबसे ज़्यादा प्रचलित है। उसके बारे में आपको बताना कि वो कौन सी वेबसाइट है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, बैदू। बैदू नामक एक वेबसाइट है जो कि चीन में सर्च इंजन के रूप में जो है सबसे अधिक प्रचलित है, प्रयोग किया जाता है चीन में, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा होगा वो है आपका क्वेश्चन नंबर 78। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में ऐसा कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो पूरे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित कर देता है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, इंटरप्रेटर। क्वेश्चन में ये पूछा गया कि ऐसा कौन सा कंप्यूटर का प्रोग्राम है जो पूरे प्रोग्राम को जो है मशीनी भाषा में परिवर्तित कर देता है। तो वो है इंटरप्रेटर। इसके द्वारा जो है कंप्यूटर प्रोग्राम को हम मशीनी भाषा में क्या कर सकते हैं? परिवर्तित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। इसमें पूछा जा रहा है कि किसी लघु या सूक्ष्म यंत्र को बुद्धिमान यंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है। यानी कि किसी भी लघु या सूक्ष्म यंत्र को बुद्धिमान यंत्र क्यों कहा जाता है, हमें इन चारों विकल्पों में से बताना है क्या कारण है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, सेंसर। सेंसर होता है उसमें, आपको पता है कि किसी लघु सूक्ष्म यंत्र या बुद्धिमान यंत्र जो होते हैं उसमें सेंसर लगे होते हैं। जैसे कि आप देखते हैं बहुत सारे एयरपोर्ट्स हो गए हैं, रेलवे स्टेशंस हो गए हैं, जैसे कि आप देखते हैं कि एक वहाँ पे सेंसर लगा होता है जिसमें से गुजर के जो है यात्री जाते हैं। तो अगर आप कुछ भी मेटल का या कुछ ऐसा जो है हथियार या कुछ ऐसी भी चीज़ें वेपन्स लेकर अगर जाते हैं तो वो क्या होगा कि वो डिटेक्ट कर लेता है, फिर वो अलार्म बज जाता है। तो उनको क्या जो सिक्योरिटी वाले हैं एयरपोर्ट पे या रेलवे पे उनको पता चल जाता है। तो ये सेंसर के द्वारा हो पाता है। तो इसको आपको याद रखना है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 80। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसको पहली पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित कहा जा सकता है। इन चारों विकल्पों में से हमें बताना है कि पहले पीढ़ी का जो कंप्यूटर था उससे संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, UNIVAC जो है आपका पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के साथ जो है संबंध रखता है। इसको आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। इसमें पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर में उपयोग में आने वाली आईसी चिप किससे बनी होती है। जो कंप्यूटर में चिप इस्तेमाल होती है वो किस मटेरियल से बना होता है, यहाँ पर वो पूछा जा रहा है। चाहे आपके जो फ़ोन में वो एचडी कार्ड लगता है वो किस जो है पदार्थ से बना होता है उसके बारे में भी पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन से बनी होती है। जो कंप्यूटर में उपयोग करने के लिए आईसी चिप का इस्तेमाल होता है वो सिलिकॉन से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा होगा वो है आपका क्वेश्चन नंबर 82। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर मेमोरी प्रकारों में से उच्चतम से न्यूनतम गति की सूचीबद्ध करता है। ठीक है, क्वेश्चन में यही पूछा गया कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा कंप्यूटर जो है मेमोरी के प्रकारों में से उच्चतम से न्यूनतम गति को सूचीबद्ध करता है। हमें बताना है ऑप्शन में से सही आंसर। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू। सीपीयू रजिस्टर्ड कैश मेमोरी, मेन मेमोरी और आरएएम सेकेंडरी स्टोरेज जिसको बोला जाता है। तो यहाँ पर जो है यही पूछा गया था क्वेश्चन में। एक बार मैं और बता दूं अच्छे तरीके से कि कौन सा कंप्यूटर मेमोरी के प्रकारों में उच्चतम से न्यूनतम गति को सूचीबद्ध करता है। तो सीपीयू, रजिस्टर्ड कैश मेमोरी, मेन मेमोरी और सेकेंडरी स्टोरेज, ये सभी जो है कंप्यूटर में मेमोरी के प्रकारों में से उच्चतम से न्यूनतम गति को सूचीबद्ध करते हैं। एक बात और फ्रेंड, अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट लगे कि मैं उससे गलत बता रहा हूँ या कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लिया करें अपने डाउट को, मैं उसका आंसर देने का पूरी तरह से प्रयास करूंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 83। इसमें पूछा जा रहा है कि 8 बिट्स का एक संग्रह कहा जाता है किसको। इन चारों विकल्पों में से बताना कि 8 बिट्स का एक संग्रह किसे कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपको ऑप्शन नंबर ए, बाइट्स को। 8 बिट्स का एक संग्रह जो है बाइट्स होता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसको हम कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं जो कि बाह्य उपकरणों को अपने नियंत्रण में रखता है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको सीपीयू बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्वेश्चन में यही पूछा गया कि इन चारों विकल्पों में से किसको हम कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। तो जो सीपीयू होता है उसको कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं, यानी कि सारी प्रोग्रामिंग जो चिप्स होती हैं, रैम होता है, सारा कुछ उसी में लगाता है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये प्रश्न भी जो है दिसंबर 2007 में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 85। इसमें पूछा जा रहा है कि जब कंप्यूटर बूटिंग कर रहा हो तो मेमोरी में BIOS किसके द्वारा लोड किया जा रहा होता है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, रोम के द्वारा। रोम का जो फुल फॉर्म है आपको पता होगा, रीड ओनली मेमोरी जो होता है रोम का फुल फॉर्म होता है। और BIOS का जो फुल फॉर्म आपका होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। तो आपको इन दोनों का भी फुल फॉर्म याद रखना है, क्योंकि फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन जो है आपका इस यूनिट से पूछा जाता है। तो फुल फॉर्म जितने भी मैं बता रहा हूं उसको आप याद रखिएगा। BIOS का फुल फॉर्म मैंने क्या बताया था, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बोला जाता है। और रोम का जो फुल फॉर्म होता है आपका रीड ओनली मेमोरी होता है, ठीक है। और रैम का क्या फुल फॉर्म होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 86। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में कौन से अवयव हैं। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के कौन से अवयव हैं यहाँ पर पूछा जा रहा है। इन चारों विकल्पों में से बताना है। अवयव का मतलब उसका भाग या पार्ट। इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, नियंत्रण इकाई, अंगणितीय तर्क इकाई और प्रारंभिक स्मृति। ये सभी जो है आपके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अवयव हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU, जो कि कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 87 है। इसमें पूछा जा रहा है कि ALU का अर्थ क्या है, यानी ALU का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जो है इसका फुल फॉर्म होता है ALU का। याद रखिएगा आप, ALU का फुल फॉर्म है क्या, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 88। इसमें पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर का ALU कहाँ से प्राप्त निर्देशों पर त्वरित प्रतिक्रिया देता है। इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, नियंत्रण अनुभाग। क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि कंप्यूटर का जो ALU होता है यानी कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, वो कहाँ से प्राप्त
निर्देश जो होते हैं उस पर त्वरित प्रतिक्रिया देता है, तो नियंत्रण अनुभाग के द्वारा जो है वो प्रतिक्रिया देता है। ऑप्शन बी क्या हमारा हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 89। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से या इन चारों विकल्पों में से बटन और मेनू किसमें होते हैं जो कि सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले निर्देशों तक तीव्रता से पहुंचा देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन बी, टूल बार उसे कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 90। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से CTRL, शिफ्ट और अल्ट किस प्रकार की होती हैं। यहाँ पे चारों विकल्पों में से हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ये कार्य करने की होती हैं। CTRL, शिफ्ट और अल्ट जो है किस प्रकार की होती हैं, कार्य करने वाली की होती हैं। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक भाग है, इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, अंगणितीय तर्क इकाई। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक भाग है इन चारों विकल्पों में से, वो पूछा जा रहा है। तो अंगणितीय तर्क इकाई जो है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक भाग होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 92। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की स्मृति पर कंप्यूटर को चालू करने हेतु निर्देश होते हैं, इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इसको इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, रोम में। रोम का मैंने फुल फॉर्म आपको बताया था, रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा होगा वो है आपका क्वेश्चन नंबर 93। इसमें पूछा जा रहा है कि एक कंप्यूटर में ALU पर सामान्य रूप से अनेक उच्च गति वाले भंडारण तत्व होते हैं। चारों विकल्पों में से बताना है कि वो कौन से भंडारण तत्व होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 93 का वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, रजिस्टर। प्रश्न में यही पूछा गया था कि एक कंप्यूटर के ALU पर सामान्य रूप से अनेक उच्च गति वाले भंडारण तत्व होते हैं, तो किसके ऊपर, रजिस्टर्स के ऊपर। ठीक है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक है जो मुख्य रूप से किसी व्यक्ति को कंप्यूटर को क्रय करने से पहले ध्यान में रखने चाहिए। अगर आप कंप्यूटर खरीदते हैं तो आपको किन बातों को ध्यान में रखकर जो है कंप्यूटर को खरीदना चाहिए, आपको बताएं इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यथार्थता और कंप्यूटर में विश्वसनीयता, यानी कि कंप्यूटर किस ब्रांड का है, वो अच्छा आता है या नहीं है, और कंप्यूटर की स्पीड कैसी है। तो इन तीनों चीज़ों का जो है आपको ध्यान रखना चाहिए अगर कंप्यूटर आप क्रय करने जा रहे हैं या खरीदने जा रहे हैं मार्केट से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर के कीबोर्ड का कूटन किस में किया जाता है। यानी कि प्रोग्रामिंग की बात हो रही है कि कंप्यूटर की जो कीबोर्ड का कूटन होता है, सॉरी प्रोग्रामिंग नहीं, कूटन की बात हो रही है, किस में किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ASCII में किया जाता है। ASCII में जो है किया जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है आप सभी को बताना है, कमेंट बॉक्स में इसका फुल फॉर्म बताइएगा, इसका आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 है। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से EBCDIC किसका संक्षिप्तीकरण है, यानी कि इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है किसका, EBCDIC का फुल फॉर्म क्या होता है आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, एक्सटेंड बाइनरी केस डेसिमल इंटरचेंज कोड होता है इसका फुल फॉर्म। तो मैंने अभी बताया आपको, ऊपर भी मैं बता रहा था कि बहुत सारे फुल फॉर्म होते हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है। ठीक है, एक बार में अगर याद नहीं होता 2 बार 3 बार 4 बार आप इसको प्रैक्टिस करें, आपको ये याद हो जाएगा इन सभी के फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 97। इसमें पूछा जा रहा है कि EBCDIC, जिसका मैंने फुल फॉर्म अभी ऊपर आपको बताया, कितने कैरेक्टरों को कोड कर सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 256 कैरेक्टरों को जो है ये कोड कर सकता है आपका एक्सटेंड बाइनरी केस डेसिमल इंटरचेंज कोड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 98। इसमें पूछा जा रहा है कि BCD का अर्थ क्या है, या BCD का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है यहाँ पे, BCD का फुल फॉर्म। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, बाइनरी कोडेड डेसिमल जो है इसका फुल फॉर्म होता है BCD का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। ये
जो है फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि ASCII किसका संक्षिप्तीकरण है या फुल फॉर्म क्या होता है। अभी मैंने ऊपर आपको जबकि इसका क्वेश्चन के रूप में इसको दिया था कि इसका फुल फॉर्म आप बताइएगा, लेकिन एक क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है जिसका फुल फॉर्म जो है, इसका फुल फॉर्म पूरी तरह से बताया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज जो है इसका फुल फॉर्म होता है। किसका? ASCII का फुल फॉर्म होता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है क्वेश्चन नंबर 100। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर में स्मृति मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? इन चारों विकल्पों में से ये क्वेश्चन जो है दिसंबर 2009 में पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, टेराबाइट। कंप्यूटर में स्मृति को मापने की सबसे बड़ी इकाई टेराबाइट होती है और ये प्रश्न दिसंबर 2009 में पूछा गया है, आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 101। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से CD रोम किसका संक्षिप्तीकरण है। ये क्वेश्चन जो है दिसंबर 2007 में पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी जो है आपका CD का फुल फॉर्म होता है। इसको याद रखना है, CD का फुल फॉर्म। बहुत सारे पहले के समय में आपने देखा होगा कि CD का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता था, CD लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी जो है उसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर में डेटा भंडारण से संबंधित है। ये प्रश्न जो है दिसंबर 2007 में पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीवराइटेबल जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, रीवराइटेबल। यहाँ पे पूछा गया था यही क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से या इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प जो है कंप्यूटर में डेटा भंडारण से संबंधित है। तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीवराइटेबल जो है ये आपका इससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर डाउट लगे कि मैंने कुछ गड़बड़ उसमें बताया तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में आप पूछें। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 103। रैम का अर्थ क्या होता है, यानी कि रैम का फुल फॉर्म। अभी मैंने ऊपर बताया था आपको रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का जो है आपका फुल फॉर्म होता है। और रोम का मैंने फुल फॉर्म भी आपको बताया था। रोम का क्या फुल फॉर्म मैंने बताया था? रीड ओनली मेमोरी जो इसका फुल फॉर्म होता है रोम का, आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 104। इसमें पूछा जा रहा है कि सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में प्राइमरी मेमोरी किस प्रकार की होती है। इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, अधिक तीव्र और महंगी। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में प्राइमरी मेमोरी जो होती है अधिक तीव्र और महंगी होती है, आपको याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 105। इसमें पूछा जा रहा है कि मुख्य स्मृति दो प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी आपको बतानी है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, रोम और रैम। इसका फुल फॉर्म मैंने अभी ऊपर बताया आपको। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106। इसमें पूछा जा रहा है कि डेटा को स्मृति से पुनः प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है। इन चारों विकल्पों में से बताना है या प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी, यानी कि रीड आउट, रीड फॉर्म और फिर रीड, ये तीनों का जो है इस्तेमाल किया जाता है डेटा को स्मृति से पुनः प्राप्त करने के लिए। जो है रीड आउट, रीड फॉर्म और रीड, इन शब्दों का जो है प्रयोग किया जाता है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 107 है। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि रैम के कम अवधि की स्मृति के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह यहाँ पे बता रहा है, पूछा जा रहा है ये कि रैम को कम अवधि की स्मृति के रूप में प्रयोग क्यों किया जाता है। इन चारों विकल्पों में से हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यह अस्थायी मेमोरी होती है आपका रैम जो होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 108। इसमें पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर मेमोरी जो कि डेटा और प्रोग्राम के अस्थायी भंडारण के लिए प्रयोग की जाती है, उसे क्या कहा जाता है इन चारों विकल्पों में से। तो उसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, रैम कहा जाता है। रैम का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 109। इसमें पूछा जा रहा है कि वह मेमोरी जो कि कंप्यूटर के निर्माण के समय पर ही स्थापित कर दी जाती है उसको क्या कहा जाता है, इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, रोम कहा जाता है उसको, रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक स्मृति डिवाइस है इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, फ्लॉपी डिस्केट जो है आपका एक माध्यमिक स्मृति डिवाइस है इन चारों विकल्पों में से। आपको याद रखना है ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 111 है। इसमें पूछा जा रहा है कि डिस्क वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, संभावित क्षमता। डिस्क वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या होता है, संभावित क्षमता जो है इसका महत्वपूर्ण लाभ होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112। इसमें पूछा जा रहा है कि फ्लॉपी डिस्क जो कि लचीली प्लास्टिक सामग्री से बना हुआ होता है उसे क्या कहते हैं इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, डिस्केट के द्वारा जो है बना होता है। प्रश्न में ये पूछा गया कि फ्लॉपी डिस्क जो कि एक लचीले प्लास्टिक सामग्री से बना हुआ होता है वो कौन सा है, वो डिस्केट है। ठीक है, डिस्केट प्लास्टिक है, इसको याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा होगा वो है आपका क्वेश्चन नंबर 113। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया डिवाइस है इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, सीडी रोम डिस्क जो है आपका नवीनतम ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया डिवाइस है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114। इसमें पूछा जा रहा है कि वीडीयू के बारे में सबसे अधिक सही कथन कौन सा है इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यह एक पेरिफेरल डिवाइस है। ठीक है, याद रखना है आपको कि वीडियो के बारे में सबसे अधिक सही कथन कौन सा है, तो यह एक पेरिफेरल डिवाइस है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 115। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होगी जब डेटा किसी स्मृति स्थान में प्रवेश करता है। इन चारों विकल्पों में से बताना है कि वो कौन सी क्रिया होगी। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यह पिछली सामग्री मिटा देगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि इन चारों विकल्पों में से कौन सी क्रिया होगी जब डेटा किसी स्मृति स्थान में प्रवेश करता है, तो वो पिछली सामग्री को मिटा देता है। याद रखना है आपको, वो क्या करता है, पिछली सामग्री या पिछली डेटा को मिटा देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 116। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रोग्रामेबल यहाँ पे राम लिखा है लेकिन रोम लिखा है यहाँ पे, ये आपका हिंदी में टाइप में गलत है। ठीक है, प्रोग्रामेबल रोम के बारे में सत्य है, यहाँ पर बताना है हमें। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त में से दोनों, यानी कि पहला ए और बी दोनों सही है आपका। किसके संदर्भ में, प्रोग्रामेबल रोम के बारे में। पहला क्या दिया गया, इस स्मृति में किसी प्रोग्राम को केवल एक बार संचित किया जा सकता है, परंतु न तो उसे मिटाया जा सकता है और न ही उसे संशोधित किया जा सकता है। तो जो रोम होता है वो फिक्स्ड मेमोरी होता है। आपको पता है कि जब कंप्यूटर बनता है तो उसी समय इस मेमोरी को फिक्स कर दिया जाता है और इसमें जो डेटा होता है उसको मिटाया नहीं जा सकता और कुछ उसमें ऐड नहीं किया जा सकता, आपको याद रखना है। तो यहाँ पर एक कथन आपका जो है राइट हो जाएगा। और बी जो दिया गया है कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी कि BIOS नाम का एक प्रोग्राम जो है इसका उदाहरण है। ठीक है, आपको याद रखना है, ये भी जो है आपका सही हो जाएगा प्रोग्रामेबल रोम के संदर्भ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा होगा वो है आपका क्वेश्चन नंबर 117। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी डेटा को एक साथ समकालिक रूप में पढ़ने और लिखने की प्रक्रियाओं की अनुमति देती है। इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, रैम होती है। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसको कहते हैं। क्वेश्चन में यही पूछा गया कि कौन सी मेमोरी डेटा को एक साथ समकालिक रूप में पढ़ने और लिखने की प्रक्रिया की अनुमति देती है, तो रैम होता है, आपको याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 118। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी मेमोरी सबसे न्यूनतम अभिगम समय है। अभिगम का मतलब एक्सेस, ठीक है, अभिगम समय है, पूछा जा रहा है इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, कैश मेमोरी। क्वेश्चन में ये पूछा गया कि इन चारों विकल्पों में से कौन सी मेमोरी
सबसे न्यूनतम अभिगम या एक्सेस समय है वो कैश मेमोरी होती है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119 और ये हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। जैसा कि हमने बताया था कि इस वीडियो में 50 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं हम लोग सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भंडारण या स्टोरेज के लिए किसी डेटा आइटम का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इन चारों विकल्पों में से हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए फाइल। ठीक है, क्वेश्चन में ये पूछा गया कि कौन सा शब्द भंडारण के लिए किसी डेटा आइटम का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो फाइल्ड होता है वो, आपको याद रखना है। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ये हमारा था वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि जितने भी मैंने ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कराए ये 50 क्वेश्चन थे और पिछले वीडियो में हमने 69 क्वेश्चन को कवर किया था। तो ऐसे ही करके मैं आपको 1 से 2 और वीडियो प्रोवाइड करूंगा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में। फिर उसके बाद अगले यूनिट से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो जो अपलोड करूंगा जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिले। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और क्वेश्चन का लेवल जो है वो अच्छा खासा है। तो आप इन क्वेश्चन को अच्छे से अगर तैयार कर लेते हैं तो आपके ये जो 5 प्रश्न जो पूछे जाने हैं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से वो बहुत ही आसानी के साथ कवर हो जाएंगे। इसके साथ ही साथ आप सभी से एक और बात कहना है कि अगर किसी भी अगर डाउट हो या नहीं समझ में आए तो आपसे रिक्वेस्ट है या हम्बली रिक्वेस्ट मैं करता हूं कि आप कमेंट में अपने डाउट या क्वेरी को क्वेश्चन को ही लिखें, पुट करें कि सर ये क्वेश्चन एकदम मुझे समझ में नहीं आया, इसको थोड़ा सा डिटेल में मुझे बता दीजिए, या कोई ऐसा टर्म है जिसके बारे में आप अवगत नहीं है, उस शब्द के बारे में जानते नहीं, तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट या क्वेरी अगर आपके पास रह जाती है या कोई समस्या आपका रह जाता है, समाधान उसका नहीं होता है, तो मुझे ज़्यादा कष्ट होगा। तो इसलिए आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट या क्वेरी या अपनी समस्या को जरूर पूछें, मैं उसका निदान या उसका सॉल्यूशन करने का जरूर प्रयास करूंगा। अगर मुझे नहीं पता होगा तभी भी मैं कहीं से भी रिसर्च करके आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लिया करें किसी भी क्वेश्चन या टर्म का जो डाउट आपको होता हो। इसके साथ साथ वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी आप अपने फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो में कोई कमी है तो उसके बारे में भी बता सकते हैं, ताकि हम अगली वीडियो में जो है उस कमी को सुधार करके वीडियो की क्वालिटी को और बढ़िया कर पाएं। तो आपके फीडबैक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और किसी विशेष टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर नहीं मुझे इस टॉपिक से वीडियो चाहिए, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, या ये टॉपिक मेरा समझ में नहीं आ रहा मुझे। तो कोई भी डाउट हो तो उस तरह से आप पूछ सकते हैं। और किसी और एग्जाम रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो कहीं से भी आपको अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक कर दिया करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। जैसा कि मैं हर वीडियो में आप सभी से बोलता हूं कि लाइक हमारे लिए रिवॉर्ड होता है। हमें पता चलता है कि आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमें लगता है कि आगे इसी प्रकार से कंटिन्यू आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाए। तो लाइक हमारे लिए रिवॉर्ड होता है, आपको लाइक कर देना चाहिए। और इसके साथ साथ वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कहीं से भी थोड़ा भी फायदा होता है इस वीडियो से, लगता है कि वीडियो इंपॉर्टेंट है, कम समय में जो है दोस्त इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर सकते हैं एग्जाम में, उनकी बहुत थोड़ी बहुत जो भी है हेल्प हो सकती है, तो उनको शेयर करें ताकि इन कम समय में भी वो अपनी प्रिपरेशन को अच्छी कर सकें। जब वो एग्जाम में बैठे तो ऐसा ना लगे कि उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो ये वीडियो उनको शेयर करें ताकि उनको कुछ आइडिया लग जाए। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दें। अगर आप नए व्यूअर हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है आप उसको प्रेस कर लीजिए। आप चाहे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको निश्चित रूप से जो है मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी, ठीक है, इस चैनल के द्वारा। तो ये बेल आइकन आप प्रेस किए रहेंगे तो जब कभी भी वीडियो अपलोड की जाएगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको बहुत ही आसानी के साथ प्राप्त हो जाएगी और आप वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।